वेलकम टू मुर्शिदाबाद, द सिटी ऑफ रॉयल हेरिटेज। ये शहर बसा है भागीरथी नदी के किनारे पर, कोलकाता से लगभग 200 किलोमीटर दूर। इन द 18th सेंचुरी, मुर्शिदाबाद was the capital of Bengal, बिहार और ओडिशा अंडर द रूल ऑफ नवाब सिराजुद्दौला। और यहीं पर हुआ था वो ऐतिहासिक पल, पलासी की जंग, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में अपना रास्ता बनाने का मौका दिया। आज भी इस शहर की गलियों और इमारतों में मिलेगा एक लाजवाब संगम, मुगल शान और बंगाली तहजीब का। हजारदुआरी पैलेस, निजामत इमामबाड़ा और कैथगोला गार्डन्स। These are not just buildings, but living tales, still whispering their history even today. तो मुर्शिदाबाद सिर्फ एक शहर नहीं, it is a living museum where geography, history and culture come alive together. This grand gateway, known as the Dakshin Darwaza, was the main entrance to the city during the Mughal era. Look here, Sahib. This palace is called Hazardwari, the palace of 1,000 doors. See this, Sahib. This is Katgola Palace, built in 1873 by the Dugar family, a prominent Jain merchant family of Murshidabad. These walls witness the wealth and influence of merchants who shaped the city's destiny. Trade, politics, fortunes, all passed through their hands. Wow. So merchants built this, not the Nawabs or kings? By 1873, power in Murshidabad wasn't just in thrones, it was in ledgers and trade. Here we are, Sahib. ये है पलासी, ये तीनों स्तंभ मीर मदन, बहादुर अली खान और नौवे सिंह हजारी की याद में खड़े हैं। A quiet field today, but in 1757, on this very soil, the fate of India began to change. Siraj stood with his army, 50,000 soldiers, 40 cannons and 10 elephants, against just 3,000 of Clive's soldiers. He was brave, but betrayed. Betrayed? By whom? By those he trusted most, Sahib. His own generals. And the British? They were few in number, Sahib, but clever. They came not just with guns, but with gold, promises and deceit. This monument stands not only for a battle, but for the birth of a new empire on Indian soil. Chaliye, let's keep going. दीदा, अरे अरे, क्या हुआ बेटा? दीदा, क्या पलासी में सच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी? हाँ बेटा, सन 1757 में बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों का सामना किया था। किसकी सेना ज्यादा बड़ी थी? बेटा, ताकत सिर्फ संख्या से नहीं होती। अंग्रेजों के पास सैनिक कम थे, लेकिन वे चालाक थे। तो फिर सबसे बहादुरी से कौन लड़ा था? उनका वफादार सेनापति मीर मदन आखिरी दम तक डटा रहा। और उन्हीं बहादुरों के बीच हमारे अपने पूर्वज भी थे। उन्होंने मीर मदन के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, उसी पलासी के मैदान में। हमारे पूर्वज पलासी की लड़ाई में लड़े थे? हाँ बेटा, जब मीर मदन तोप के गोले से शहीद हुए, तब भी वो लड़ते रहे। नवाब हार गया, मगर ऐसे सिपाही अपने दिल में इज्जत लिए लड़े।
किताब के लिखे हुए अल्फाज तुम्हें हकीकत की बस झलक दिखाते हैं, लेकिन मैं खुद गवाह हूं। मेरे तजुर्बे से बढ़कर कोई किताब तुम्हें सच नहीं बता सकती। लेकिन आप हैं कौन? नाम वक्त पर मालूम होगा। अभी सिर्फ इतना जान लो कि मैं वो हूं जिसने उसी पलासी के मैदान में सांस ली थी। क्या आप वहाँ थे, पलासी के युद्ध में? हाँ, सब देखा था मैंने और जिया भी। अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो गौर से सुनो। इतिहास की गूंज से पहले अटल और अद्वितीय था भारत। हिमालय से हिंद महासागर तक अनेक धर्म और भाषाएं, पर एक ही धारा में बंधा अपनी समृद्धि और नदियों के संग। 16वीं सदी में उत्तर से आए बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन सम्राटों ने मुगल साम्राज्य को शिखर पर पहुंचाया। इसी दौर में इंग्लैंड में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान की ओर नजर डाली। सन 1601 में सर जेम्स लैंकेस्टर ने कंपनी के पहले बेड़े का नेतृत्व किया और भारत के पश्चिमी तट पर उतरे। 1608 में कप्तान विलियम हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार आगरा पहुंचा। व्यापार के बहाने उन्होंने अपने पांव जमाए। मसाले, रेशम और कपड़े के सौदे से शुरुआत की। मुगलों से फरमान हासिल किए, किले और कारखाने बसाए और धीरे धीरे व्यापारियों के जहाजों के पीछे सिपाही और तोपखाने उतरने लगे। यूरोप की प्रतिद्वंद्विता भी हिंदुस्तान में उतर आई। फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली सब दौलत की दौड़ में उतरे, पर ब्रिटिश चालाक निकले। मुगल दरबार में सिर झुकाकर भी भीतर ही भीतर साम्राज्य की नींव हिलाने की तैयारी करने लगे। मुगल साम्राज्य बिखरने लगा और हिंदुस्तान टुकड़ों में बंट गया। बस बस, ये मुगल, अंग्रेज और साजिशों की बातें रहने दीजिए। मुझे सीधा बताइए, प्लासी की लड़ाई में क्या हुआ था? चुप रहो लड़के। इतिहास कोई खेल नहीं जिसे बीच से पकड़कर समझ लिया जाए। पलासी की लड़ाई को समझने के लिए तुम्हें उस वक्त के बंगाल की धड़कन सुननी होगी, जहां हर सांस में खौफ और हर परछाई में साजिश छुपी थी। तो फिर बताइए ना, सच में क्या हुआ था? तो फिर सुनो वो कहानी जो मेरे खून में बह रही है। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। सत्ता के लिए एक भयानक उत्तराधिकार युद्ध छिड़ा और ताज उसके पुत्र बहादुर शाह प्रथम के सिर पर सजा। परंतु मुगल साम्राज्य अब डगमगाने लगा था। दिल्ली के बादशाह अब प्रांतीय गवर्नरों पर अधिक निर्भर हो गए थे। फिर आया फारूक सियार। सन 1717 में उसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही फरमान बख्शा। शर्तें दिखने में बेहद मामूली थीं। सिर्फ 3000 रुपये वार्षिक नजराने के बदले कंपनी को सीमा शुल्क से छूट मिल गई। साथ ही उन्हें दस्तक जारी करने का अधिकार मिला। ऐसे परवाने जिनसे उनका माल बिना कर चुकाए आजादी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता था। जो एक दोस्ती का तोहफा लगता था, वह जल्द ही अभिशाप साबित हुआ। कंपनी ने इस व्यवस्था का दुरुपयोग किया। दस्तकों का इस्तेमाल निजी व्यापार और तस्करी में होने लगा। इसी ने आगे चलकर सिराज उद दौला और कंपनी के बीच संघर्ष को जन्म दिया और उसका अंत प्लासी के युद्ध में हुआ। लेकिन बंगाल की कहानी तो और भी पहले शुरू हो चुकी थी। 18वीं सदी की शुरुआत में बंगाल सिर्फ एक सूबा नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य का अनमोल खजाना था। इस सूबे में शामिल था आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा।
दौलत से लबालब, व्यापार से चमकता हुआ समृद्धि का केंद्र। औरंगजेब के अंतिम वर्षों में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया, यानी राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी। बाद में बहादुर शाह प्रथम ने उसके पद को पक्का किया। औरंगजेब के हुक्म पर नवाब मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका से यहाँ लाकर बसाया, जिसे कभी मकसूदाबाद कहा जाता था, और अपने नाम पर इसका नाम रख दिया मुर्शिदाबाद। दिल्ली की गद्दी के सामने वह झुकता रहा, पर सच्चाई यह थी कि वह बंगाल का पहला वास्तविक नवाब बन चुका था। उसके बाद सत्ता उसके दामाद शुजाउद्दीन को मिली और फिर उसके पुत्र सरफराज खान को। 1740 में एक महत्वाकांक्षी सेनापति अलीवर्दी खान, जो कभी शुजाउद्दीन का वफादार था, उसके उत्तराधिकारी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। गिरिया की जंग में अलीवर्दी ने सरफराज को हराकर मार डाला और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की नवाबी छीन ली। 16 वर्षों तक अलीवर्दी खान ने बंगाल पर हुकूमत की और फिर सन 1756 में अलीवर्दी खान का निधन हो गया। सिंहासन उसके पोते को मिला, एक जोश से भरा पर अनुभवहीन युवा नवाब सिराज उद दौला। मात्र 23 वर्ष का था जब तकदीर ने उसके सिर पर ताज रख दिया। पराक्रमी अलीवर्दी खां का पोता, एक ऐसी गद्दी का वारिस जिस पर नजर हर राजा, हर सौदागर की थी। पर उसके दरबार की परछाइयों में महत्वाकांक्षा की फुसफुसाहट गूंज रही थी, जो उसके सामने सिर झुकाते थे। सब सच्चे वफादार नहीं थे। किसी ने उसे एक नासमझ बालक समझा, किसी ने उसे अपनी दौलत के रास्ते की रुकावट। पर सिराज तो नवाब थे ना, सबको उनके हुक्म मानने चाहिए थे। हाँ, सिराज नवाब तो बन गए थे, लेकिन हुकूमत मिलती है ताकत से, और ताकत को चाहिए वफादारी। तो फिर क्या हुआ? दूर दक्षिण में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना गढ़ कलकत्ता में खड़ा कर लिया था। वो कहने को तो व्यापारी थे, मगर उनकी तोपें और किले कुछ और ही कहानी कहते थे। वे रेशम और शोरे का व्यापार करते थे, पर असल में सौदा साम्राज्य का था। मुगल बादशाह द्वारा दिया गया मुफ्त व्यापार का शाही फरमान दोस्ती का प्रतीक था, मगर कंपनी ने इसे अपनी मनमानी का हथियार बना लिया। उन्होंने अपने सहयोगियों को भी वही छूट दी और बंगाल के खजाने को खोखला कर दिया। जो तोहफा भरोसे में दिया गया था, वही नवाब की शान पर घाव बन गया। फिर शुरू हुई किलेबंदी। बिना नवाब की इजाजत के कलकत्ता में तोपखाने सजाए जाने लगे। दलील दी गई कि फ्रांसीसी खतरा है, मगर सिराज के लिए यह साफ था, ये दुश्मन युद्ध की तैयारी कर रहे थे। जून सन 1756 में नवाब सिराज की सेना ने कलकत्ता की ओर कूच किया। कलकत्ता ढह गया। कलकत्ता का फोर्ट विलियम खिला। नवाब सिराज उद दौला की फौज ने फतह कर लिया। अंग्रेज शिकस्त खा गए और बंदी बना लिए गए। एक तंग स्याह कोठरी में 146 जानें कैद कर दी गईं। उस तपती रात में हवा घुटी रही, ना सांस की जगह, ना उम्मीद। एक एक लम्हा मौत की दस्तक जैसा। सुबह की रोशनी जब उतरी तो फर्श पर 123 लाशें बिछी थीं। सिर्फ 23 जानें जिंदा बचीं। इस हादसे को ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कहा गया। अंग्रेजों ने सारे इंग्लैंड में इसे दास्तान बना दिया। कहते रहे कि सिराज ने बेरहमी से 123 जानें ले ली। अंग्रेजों के लिए यह सिर्फ हार नहीं थी, यह अपमान था, और रॉबर्ट क्लाइव के लिए एक पुकार। रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का वही सिपहसालार जिसने दक्षिण में कर्नाटक की जंगों में चालाकी और हिम्मत से नाम कमाया था। मद्रास में अरकोट के कहिले पर कब्जा कर
उसने साबित कर दिया था कि वह ना सिर्फ तलवार का धनी है बल्कि दिमागर का भी। इसीलिए कंपनी ने उसे चुना जो अपमान को ताकत में बदल सके। और जब सन 1757 की शुरुआत हुई, क्लाइव एडमिरल वॉटसन के जहाजों के साथ हुगली के रास्ते आया। फरवरी 1757 अंग्रेजी फौजों ने कलकत्ता पर दोबारा कब्जा कर लिया। सिराज उद दौला की फौजें पीछे धकेल दी गईं और फोर्ट विलियम फिर से उनके हाथों में चला आया। सिर्फ इतना ही नहीं, चंदन नगर में फ्रांसीसी किला भी तोपों से मिटा दिया, बिना नवाब की इजाजत, बिना परवाह किए। यह सिर्फ कब्जा नहीं था, यह ऐलान था कि बंगाल की धरती पर अंग्रेजों की ताकत अब और गहरी जड़ें जमा चुकी है। नवाब और कंपनी के बीच अब विश्वास की कोई डोर बाकी नहीं थी और बंगाल की धरती पर युद्ध का रास्ता खुल चुका था। क्लाइव का समझौता अब हथियारों की चाल में बदल चुका था। 1757 जून का महीना आया। कंपनी की सेना उत्तर की ओर बढ़ी। बस 3000 सिपाही, साथ में थी बस 10 हल्की तोपें। पर कदमों में एक अजीब यकीन था, जैसे जीत पहले ही लिखी जा चुकी हो। सिराज ने पलासी के आम बागों में डेरा डाला, भागीरथी किनारे, जहां मिट्टी में नमी थी और हवा में बेचैनी। उसकी फौज करीब 50,000 सिपाही, जिनमें 16,000 घुड़सवार, 40 तोपें, साथ ही 10 हाथी, जो नवाब की ताकत और शान का प्रतीक थे। हर ओर तैयारी थी, तोपें, घोड़े और सैनिकों की गूंज। उसका इरादा साफ था, अंग्रेजों को बंगाल से निकाल फेंकना। कुछ चेहरे जोश में थे, कुछ खामोश, पर सिराज को यकीन था कि सब उसके साथ हैं। फौजें आमने सामने थीं, आसमान झुकाया था, बारिश और जंग दोनों की आहट थी और पलासी के साए तले इतिहास अपने सबसे भारी कदम रखने वाला था। मगर जंग की सच्चाई हमेशा गिनती से बड़ी होती है। नवाब के सेनापतियों में वफादारी ढूंढना आसान न था। हर चेहरा धुएं और बारिश के बीच धुंधला पड़ा था, मगर एक चेहरा ऐसा भी था जो सब देख रहा था, मेरा। ना मैंने तलवार निकाली, ना आदेश दिया, बस चुप खड़ा रहा। मैंने सब देखा, सिराज की जंग, उसके सिपाहियों की आखिरी सांसें, पर कुछ नहीं किया। मैं खामोश खड़ा रहा और वही खामोशी मेरी गद्दारी बन गई। आप ही थे? आप मीर जाफर हैं? हाँ, मैं मीर जाफर, बंगाल की फौज का सेनापति। कभी नवाब सिराज उद दौला का सबसे करीबी था, मगर उसके एक अपमान ने सब बदल दिया। उसने मेरी पदवी छीन ली और मेरे भीतर एक खामोश बगावत जाग उठी। चेहरे पर सलामी थी, पर दिल में आग, और उस आग में बस एक ही तस्वीर जलती थी, बंगाल का ताज, जिसकी चमक ने मेरी आंखें अंधी कर दी। तो ये पूरी कहानी आपकी थी? सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत, मेरी और उस जमीन की भी, जिसने मेरी गलती की सजा सदियों तक भुगती। मैं अकेला नहीं था, इस खेल में और भी मोहरे थे। जगत सेठ, दुनिया का साहूकार, बंगाल की दौलत, सोना चांदी, व्यापार, सब उनकी मुट्ठी में था। उनके व्यापार पूरे हिंदुस्तान में फैले थे। वो सिर्फ साहूकार नहीं थे, बादशाह बनाने और गिराने की ताकत रखते थे। मगर सिराज की हुकूमत अनिश्चित थी। उसकी सनक ने व्यापार की जमीन ही हिला दी। जब सिराज ने उनसे 30 लाख रुपए का भारी नजराना मांगा और इनकार पर उन्हें अपमानित किया, तो उनकी तिजोरियों में बगावत पल गई। मगर सच्चाई ये थी कि वो सिर्फ एक साहूकार था
जो अपने काम के मुताबिक हर पक्ष को उधार देता था। राजा हो या कंपनी, उनका व्यापार था पैसे से पैसा बनाना। ब्रिटिश जीत केवल सोने से नहीं हुई, बल्कि नवाब की नादानी और क्लाइव की चालाकी से हुई। घसेटी बेगम, नवाब की चाची, रेशमी पर्दों में ढकी पर मन में आग। गोद लिया बेटा, मेरा लड़का मौत के हवाले हो गया और सिराज ने उनकी बेहिसाब दौलत जब्त कर ली। जो कभी दरबार की सबसे असरदार औरत थी, अब उसी दरबार में बेअसर और बेगानी बन गई। अब उसकी तमन्ना बस एक थी, सिराज का तख्त छिन जाए, चाहे कीमत कुछ भी हो। ओमी चंद, जो सोने और सौदे के बीच फर्क भूल गया, और राय दुर्लभ, जिसे ताकत चाहिए थी पर लड़ाई से डर लगता था। और इन्हीं बेजार दिलों में क्लाइव ने फूंकी चालाक फुसफुसाहट। यह समझौता किसी संधि या तोप से नहीं हुआ, यह सौदा हुआ था खामोशी, सोने और सत्ता की भूख से। पर उसी रात पलासी की हार की पटकथा लिखी जा चुकी थी। बहुत कम लोग थे जो सचमुच उसके साथ खड़े थे, और उनमें सबसे प्रचंड मीर मदन और मोहनलाल। नवाब सिराज उद्दौला के दो सबसे भरोसेमंद सेनापति, तोपखाने के सरदार और जंग के असली सिपहसालार। तोपों की गड़गड़ाहट से युद्ध शुरू हुआ। सिराज की बंदूकें दहाड़ उठी, घुड़सवार टूट पड़े और सबसे आगे मीर मदन, निर्भीक, अडिग, हर बार अपने वार से दुश्मन को पीछे धकेलता हुआ। एक पल को लगा शायद आज जीत नवाब के हिस्से आ जाएगी, मगर तभी आसमान फट पड़ा। तेज बारिश ने मैदान डुबो दिया। नवाब का बारूद भीगकर मिट्टी हो गया। तोपें खामोश, बंदूकें बेकार, और उधर कंपनी का सामान तिरपाल तले सुरक्षित रहा। उनकी आग अब भी जल रही थी। इंतशार के दरमियान किस्मत ने वार किया। एक तोप का गोला सीधा मीर मदन को चीर गया, और उसके साथ ही सेना का हौसला भी उठ गया। उसके गिरते ही नवाब की फौज का दिल धड़कना बंद हो गया, और फिर गद्दारी ने अपना चेहरा दिखाया। ओमी चंद, धन और डर का सौदागर, जिसने अंग्रेजों के लिए दरवाजे खोले। राय दुर्लभ, सेनापति होकर भी तलवार खींचने से हिचक गया। और मैं खामोशी में बैठा ताज के वादे का इंतजार करता रहा। एक एक कर मेरे दस्ते पीछे हटते गए। सुबह तक जो सेना समंदर जैसी थी, दोपहर तक वह रेगिस्तान की तरह बिखर चुकी थी। हर किसी की अपनी वजह थी, पर नतीजा वही हुआ। सिराज अकेला पड़ गया। वो बस देखते रहे जब तक क्लाइव की जीत पक्की न हो गई। क्लाइव ने मौका भांप लिया। बरसात थम चुकी थी। कीचड़ में धंसी नवाबी तोपें अब खामोश थीं। मीर मदन की मौत ने सिराज की फौज का हौसला तोड़ दिया। मोहनलाल के सिपाही लड़ते रहे, पर बाकी सेनापति अब भी आदेश का इंतजार करते रहे, जैसे जंग उनके लिए नहीं रही। क्लाइव ने यही पल चुना। उसकी कतारें आगे बढ़ीं, तोपें गरजीं, और अंग्रेजी गोले नवाब की टूटती हुई पंक्तियों में उतर गए। मुंज़म और बेखौफ कंपनी की छोटी टुकड़ी ने उस विराट सेना को बिखेर दिया, जिसके भीतर भरोसा पहले ही मर चुका था। सिराज भाग खड़ा हुआ, एक ऐसा बादशाह जिसके पास न सेना रही, न तख्त का सहारा।
We routed them completely, sir. Plassey is ours. A stunning triumph, General. Indeed. But now the real work begins. 2 दिन तक वह छिपता फिरा। अंधेरी रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे, सिराज अपनी बेगम लुत्फुन्निसा और कुछ वफादारों संग गहनों और सोने से भरी पोटलियां लेकर भागवान गोला की ओर भागा, जहां गंगा पद्मा की लहरें उसकी आखिरी पनाह बननी थी। मगर जाल कस चुका था और इस बार गद्दारी आई उसके अपने खांसों से। सिराज पकड़ा गया, उसी के हाथों में सौंपा गया जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। फिर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने चाहा था, पर उस चाहत की कीमत मैंने कभी नहीं समझी। मेरे ही बेटे मीरान ने हुक्म दिया और आखिरी स्वतंत्र नवाब सिराज उद दौला पकड़ा गया और मिटा दिया गया। क्या आपको कभी अफसोस हुआ सिराज के साथ जो हुआ, जो आपने किया? अफसोस ही नहीं, ये बोझ है जो मैं सदियों से ढो रहा हूं। लोग कहते हैं पलासी की हार मेरी गद्दारी की वजह से हुई, पर धोखा तो सिराज ने खुद को ही दिया था। उसके पास 50,000 से ज्यादा सिपाही थे, जबकि क्लाइव के पास मुश्किल से 3,000। अगर मेरी 10,000 की टुकड़ी को भी गिनती से हटा दो तो भी सिराज की फौज कंपनी से 4 गुना बड़ी थी। पर फर्क था अनुभव और रणनीति का। क्लाइव ने हर कदम सोच समझ कर रखा। उसने बारिश का इंतजार किया, अपनी तोपों और बारूद को तिरपालों से ढक रखा, जबकि सिराज की तोपें भीगती रहीं, बेअसर होती गईं और भारी घुड़सवार टुकड़ियां कीचड़ में धंस गईं। सिराज ने न तो अपने सेनापतियों की बात सुनी, न कोई ठोस योजना बनाई। वो भ्रम में जीता रहा कि संख्या ही शक्ति है। उसे समझ नहीं आया कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं, अक्ल से जीती जाती है। क्लाइव के पास अनुशासन था, पर सिराज के पास सिर्फ अहंकार। और जब वक्त आया, उसने एक ही वार में सब खत्म कर दिया। और जब तोपों की आवाज थमी, तो बंगाल की तकदीर भी खामोश हो गई। मैंने सोचा था अंग्रेजों का साथ देकर ताकत पालूंगा, पर जो मिला वो सिर्फ जिल्लत थी। मेरे उस फैसले ने बंगाल के दरवाजे खोल दिए, वो दरवाजे जिनसे कंपनी ने हिंदुस्तान के मुकद्दर में कदम रखा। सोने की थाल में दी गई जीत जिसने मेरी ही रियासत को निगल लिया। मतलब आखिर में आप भी हार गए? हाँ, अंग्रेजों को ताज दिया और बदले में अपनी इज्जत गंवा दी। मेरा नाम मीर जाफर अब एक ताना बन गया है। हर बार जब कोई किसी को धोखा देता है, मेरा नाम लिया जाता है। जो सौदा मैंने किया था, उसने न सिर्फ मुझे बल्कि इस जमीन को सदियों तक कैद कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे? मेरी कहानी तो बहुत पहले खत्म हो चुकी। अब बारी तुम्हारी है, सुनने की, समझने की और ये कहानी आगे ले जाने की।